सबको मेरा नमस्ते। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटेशन और डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार ये रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस डेवलपमेंट की शुरुआत 1865 में मैक्सवेल के द्वारा दिए हुए थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट होती है, जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो लाइट की स्पीड से चलती हैं और लाइट भी खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो उन्होंने थ्योरेटिकली इस चीज को प्रेडिक्ट कर दिया था। अब बारी ये थी कि अगर प्रेडिक्ट किया गया है थ्योरी में तो उसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना था। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर बना हुआ था, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इसे जनरेट करने की और डिटेक्ट करने की कोशिश शुरू हुई। और इसका जो सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो 1886 में हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके से था। सिंपल सेटअप है। इसमें से जो ये एंड है ये है ट्रांसमीटर और जो ये एंड है वो है रिसीवर। ठीक है। इस ट्रांसमीटर के अंदर में ये एक सिंपल सा सर्किट है, एक इंडक्टर है और एक स्विच लगा हुआ है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है। इसका काम है टू जेनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसका इस्तेमाल देखेंगे कि क्यों क्या किया गया। टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था कि जैसे ही यहां पर इस स्विच को ऑन किया जाएगा एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इस दोनों के एंड में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द इंडक्टर। अब जैसे ही इस स्विच को ऑन किया गया यहां पर एक स्पार्क हुआ और जिस इंस्टेंट पे इस ट्रांसमीटर एंड पे स्पार्क हुआ उसी इंस्टेंट पे रिसीवर एंड पे भी स्पार्क डिटेक्ट किया गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। जो स्पार्क यहां पर जनरेट होता है वही स्पार्क यहां पर जनरेट होता है। अब स्पार्क है क्या? तो स्पार्क है यहां पर चूंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया था तो उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप है बहुत कम। और उसकी वजह से यहां की जो एयर है एयर आयनाइज की, जिससे चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हुए और चार्ज के बैक फोर्थ करने की वजह से ही यहां पर स्पार्क जनरेट हुआ। जैसे कि नॉर्मली जो लाइटनिंग होती है बरसात के टाइम पे उसमें भी कुछ यही हो रहा था। वहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात कर सकते हैं और उसकी वजह से यहां पर स्पार्क हुआ था। बात है कि इन दोनों के बीच में है खाली स्पेस, लेकिन जिस इंस्टेंट पे स्पार्क ट्रांसमीटर में आता है उसी इंस्टेंट पे स्पार्क यहां भी डिटेक्ट किया गया रिसीवर एंड पे। अब अगर यहां पर भी स्पार्क आया है इसका सीधा सा क्या मतलब है कि इस जगह पे भी जो चार्ज पार्टिकल है उनका ऑसिलेशन हुआ है और चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन होने के लिए जरूरी है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना। तो इससे कंफर्म ये हो रहा है कि एट अ डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, बट यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। यानी समहाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक प्रोपोगेट किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम इस रिसीवर में इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेटअप की जगह पे अगर मैं एक इंडक्टर का सेटअप लगा दूं, और यहां पर डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो वहां से यह पता चलता है कि इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पहुंचा है। यानी यहां पर बीच में कुछ भी नहीं है, बट
ट्रांसमीटर के जगह पे जिस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पहुंच जाता है। तो हर्ट्ज ने यह कहा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव के फॉर्म में यहां तक पहुंच रहे हैं, और चूंकि वो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंटेन करता था, तो उसे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेडिक्शन किया है, ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली उन्होंने लगभग 50 फीट के डिस्टेंस तक, इन दोनों के बीच में 50 फीट के डिस्टेंस तक वो स्पार्क को डिटेक्ट कर पा रहे थे, और साथ ही उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि यहां जो बीच में वेव जनरेट हो रही है वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता था, रिफ्रैक्ट भी करता था और पोलराइज भी करता था, जो कि प्रॉपर्टी होती है वेव्स की। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन मेन इशू जो वो फेस कर रहे थे वो ये था कि जब डिस्टेंस काफी हो जाता था तो यहाँ स्पार्क का स्ट्रेंथ काफी कम हो जाने की वजह से उनको डिटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो डिटेक्ट करने, इस छोटे से स्पार्क को डिटेक्ट करने में जो दिक्कत हो रही थी, उसे सुधारने के लिए उन्होंने इसे डार्क बॉक्स में रखा। ठीक है, यानी जो रिसीवर का एंड है, इस रिसीवर एंड को एक डार्क बॉक्स में इनक्लोज कर दिया। अब डार्क बॉक्स में इनक्लोज करने पे एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, और वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही इसको डार्क बॉक्स में रखते हैं, तो डार्क बॉक्स में रखने पर ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच दिस कैन बी डिटेक्टेड, ये काफी कंसिडरेबली कम हो जाता है। सपोज जैसे पहले अगर 50 फीट था, तो ये घट के लगभग 30 फीट के आसपास आ जाता है, 20 फुट के आसपास आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, इसको ढूंढा जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस डार्क बॉक्स के अलग अलग कंपोनेंट को उन्होंने हटाना स्टार्ट किया। जैसे मान लो अगर मैं इसे चारों तरफ से सील कर दूं, ये पूरा का पूरा हमारा डार्क बॉक्स है। तो उन्होंने पहले ये वाला हटा के देखा, इस पार्ट को हटा के देखा। तो जब इस पार्ट को हटा के देखा तो कोई खास फर्क नहीं आया। तो जो मेन फर्क आया वो तब आया जब इस पार्टीशन को हटाया गया, और ये कौन सा पार्टीशन था, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को डायरेक्टली सेपरेट करता था। तो इनको डायरेक्टली सेपरेट करने वाले पार्टीशन पे हमें ये नजर आया कि ये काफी हद तक अफेक्ट कर रहा है। और जब यहां से ये चीज समझ में आया तो पता चला कि आखिर इसका मटेरियल बदल बदल के देखते हैं, क्या ऐसा यहां पर लगाया जाए जो कि इसके स्पार्किंग को फर्क ना करे, और क्या ऐसा चीज इस जगह पे लगाया जाए सो दैट ये जो स्पार्क है उसको बढ़ा दे या कम कर दे। तो क्या हुआ कि अभी तक ये हमें पता चल चुका है कि यहां से निकलने वाली चीज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब वेव है तो वेव की सारी प्रॉपर्टीज, डिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ ये शो कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि यहां पर अलग अलग मटेरियल लगाया और बीच में एक क्वार्ट्ज प्रिज्म लगाया। क्वार्ट्ज प्रिज्म के हेल्प से क्या हुआ कि यहां पर से जितनी भी रेडिएशंस निकल रही थी, जो भी रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ की निकल रही थी, उन सब को स्पेक्ट्रम को ब्रेक कर दिया। जैसे सनलाइट के हम लोग सनलाइट का जितने भी कंपोनेंट्स उसे हम लोग ब्रेक करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने इसके सारे कंपोनेंट को ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद यहां पर लगाया गया, एक बार लगाया नॉर्मल ग्लास और एक बार क्वार्ट्ज ग्लास। अब चीजें बहुत सारी थी, उसमें से मैं सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं। क्वार्ट्ज ग्लास, तो जब नॉर्मल ग्लास था तो ये काफी कम हो जा रहा था, इसकी इंटेंसिटी, ये जो स्पार्क है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जा रही थी। और जैसे ही क्वार्ट्ज ग्लास लगाया जाता है तो इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल रहती है। और उस स्पेशली जब इस प्रिज्म से जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग वेवलेंथ्स में, तो उसमें जब यूवी रेज को अलाउ किया जाता है, जब यूवी रेज को अलाउ किया जाता है पास होने के लिए, तो ये जो स्पार्क है इसका ग्लो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं इस स्पार्क को फैसिलिटेट कर रही हैं। और स्पार्क था क्या? स्पार्क था यहां पर चार्ज पार्टिकल्स का ऑसिलेशन।
यानी समहाउ अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं यहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन चार्ज पार्टिकल को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से निकल के आया, यानी अल्ट्रावायलेट रेज चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हेल्प कर रही हैं। ध्यान रहे कि अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये बाद की बात है, ये बाद में उसको जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन इस हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज मेटल्स से चार्ज पार्टिकल को फ्री होने में हेल्प कर रही है। यानी अगर मैं इसे लिख दूं तो यूवी रेज आर सपोर्टिंग द oscillation of charged particles from metal। और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन निकल के आती है। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे फिर दूसरे लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज फिर आगे और ज्यादा हम लोग पढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज की तरफ से ये आइडिया मिल गया था कि जो भी फेनोमेना ऑब्जर्व हो रहा है इसके पीछे जो कॉज है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रिस्पॉन्सिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। बट वो जो सेटअप था वो सेटअप रिलेटिवली डिफिकल्ट था, उसमें ऑब्जर्वेशन लेना भी डिफिकल्ट था। तो एक सिंपलर अप्रोच लेके हॉलबॉक आए थे 1888 में। तो उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो इस सेटअप में ये एक जिंक का प्लेट है और ये वायर के थ्रू इंसुलेटेड, स्टैंड जो है वो इंसुलेटेड है और एक वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोस्कोप से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्कोप में सिंपली क्या होता है कि सेम चार्जेस यहाँ पे डले हुए होते हैं और सेम चार्जेस होने की वजह से ये रिपेल करता है और डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज इसके बीच में अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो इनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा और अगर चार्ज कम होगा तो ये पास पास आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप इस तरीके से काम करता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो जिंक प्लेट था इसे नेगेटिवली चार्ज कर दिया और नेगेटिवली चार्ज करने के बाद जब इसके ऊपर इस आर्क लैंप से यूवी रेडिएशन इस जिंक प्लेट पे इरेडिएट किया गया तो ये पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है अपना चार्ज बहुत जल्दी जल्दी लूज कर रहा है और जब इसी इलेक्ट्रोस्कोप के चार्ज को पॉजिटिवली रखा गया तो फिर इनके चार्ज का लॉस जल्दी जल्दी नहीं था। यानी ऑब्जर्वेशन पहला, नेगेटिव चार्ज जो है वो फास्ट लूज होता है और पॉजिटिव चार्ज नॉट फास्ट, या फिर कह सकते हैं वेरी स्लो। तो इस एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, इस सेटअप से हमें यह पता चल गया कि जो भी पार्टिकल्स या जो भी चीज यहां से निकल रही है, जिस चार्ज पार्टिकल के बारे में हर्ट्ज ने बताया था कि जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर से जो चार्ज पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं हमें। यानी इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि एक कंफर्मेशन हो गया कि यूवी रेडिएशन ही इसका कॉज है और दूसरा ये पता चला कि जो चार्ज पार्टिकल यहां से निकल रहा है दैट चार्ज पार्टिकल इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अभी 1888 की बात थी तो अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया हुआ है, हमें नहीं पता है कि इस चार्ज पार्टिकल का ज्यादा डिटेल क्या है।
लेकिन हमें अभी क्या पता चल चुका कि ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो अब इस आइडिया से यहां रिलेटिवली हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से ये सिंपलर एक्सपेरिमेंट है, बट इसका अपना इंपॉर्टेंस है, उसका अपनी जगह इंपॉर्टेंस था क्योंकि वो सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। और यहां पर सिंपली क्या किया गया है कि नए तरीके से, आसान तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट को किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी ये क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी सिर्फ ये पता चल पाया है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर आने वाले एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलेगा। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन के द्वारा, और हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई थी तो उसमें कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये सारा काम किया गया था, और इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज वहां से पता चल चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज है, ये इतना इतना ये डिफ्लेक्ट करता है, ये सारी प्रॉपर्टी हमें पता चल चुकी थी। और जब जे थॉमसन ने फिर 1899 में सेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उस कैथोड पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इरेडिएट किया तो उन्होंने ये पाया कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेटल पे डालने पे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, और उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें जो पार्टिकल्स निकले थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था। तो यहां से ये जस्टिफाई हुआ कि यूवी रेडिएशन मेटल प्लेट पे डालने से जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे वो पार्टिकल और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 1899 में जाके ये हमें कंफर्मेशन हुआ है कि मेटल प्लेट पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जाती है तो वहां से निकलने वाले पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ये सारा का सारा टर्म जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि लाइट डाली गई है और वहां से मेटल प्लेट पे जब हम लोग लाइट डाल रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। चूंकि अब इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करके ये कंफर्मेशन कर लिया है कि जो पार्टिकल्स निकल रही हैं वो पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है। अब इसके बाद इसके ऊपर जो फर्दर स्टडीज की गई थी वो 1902 में लेनार्ड के द्वारा की गई थी। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स के बुक्स में देखते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो लेनार्ड के द्वारा की गई थी। इंटेंसिटी के साथ देखा गया था उसे, फ्रीक्वेंसी के साथ देखा गया था उसे। तो इसे हम लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से एक छोटे से एनिमेशन से समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग डालते हैं तो और अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं तो किस तरीके से वो फोटो करंट यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे हैं इसको वो कंपेयर कर पाता है। तो एनिमेशन से देखते हैं इसको कि किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है। पहला वेरिएशन इंटेंसिटी वर्सेस करंट का है, और करंट जो है वो मेज़र करेगा किस चीज़ को कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसका कलर फिक्स कर रखा है 204 नैनोमीटर पे, जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करता है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंटेंसिटी जो दिया हुआ है, इंटेंसिटी को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और देखते हैं कि इंटेंसिटी के साथ किस तरीके से करंट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी भी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो देखिए इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इसकी सफिशेंट है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई कर रहा है। अब जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे दो बातें नोटिस करनी है। एक तो यहाँ पर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ बगल में ग्राफ भी बन रहा है। वो ग्राफ ये दिखाएगा कि जो वेरिएशन है वो किस तरीके का है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी को मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। और ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन लीनियर नेचर का है, यानी इंटेंसिटी और करंट जो है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दूसरा ग्राफ है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रीक्वेंसी। जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड है उसकी एनर्जी का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। इसमें हमने इंटेंसिटी 100% कर रखी है ताकि हमें सफिशेंट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व हो सकें। और अभी मैंने इसका जो वेवलेंथ है लाइट का वो 648 नैनोमीटर पे फिक्स कर रखा है। अब यहाँ पर इस लाइट के पास उतनी एनर्जी नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके वहाँ से। अब जैसे जैसे मैं
इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, यानी वेवलेंथ को अगर मैं कम करता हूं, तो उस तरीके से देखते हैं क्या असर पड़ता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के ऊपर। तो फिलहाल अभी इस ग्राफ में, जो राइट साइड में ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में भी हम लोग इसके वेरिएशन को देख पाएंगे, जिस ग्राफ से हम ये रिलेशन पता कर पाएंगे कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन डायरेक्ट है या क्वाड्रेटिक है या किस तरीके का रिलेशन है, जिससे हमने इक्वेशंस फाइंड करने में आसानी होगी। तो फिलहाल अभी वेवलेंथ 648 नैनोमीटर पे है। अब मैं यहाँ से इसे कम करता चलता हूँ। तो अभी कम जैसे जैसे करता चलूँगा तो एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होगा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो गया, और डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट होते चले जा रहे हैं। अब जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को फर्दर कम करूँगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड तो उतने ही रहने वाले हैं, लेकिन क्या चेंज करेगा, तो इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी चेंज करेगी। तो जैसे मैं इसके इंसिडेंट एनर्जी को अगर मैं बढ़ाता चला जाता हूँ, यानी वेवलेंथ कम करता चला जाता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होने लग रही है, जो कि हमें वेलोसिटी के फॉर्म में वहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो ग्राफ है राइट साइड में बना हुआ, उस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि उस ग्राफ में इसका वेरिएशन दिखाया जा रहा है। और जैसे जैसे मैं इसके एनर्जी को और बढ़ाता चला जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। और जो ग्राफ है, उस ग्राफ का नेचर भी लीनियर है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए। ये दो ऑब्जर्वेशंस लाइट के पार्टिकल नेचर को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सपोज कि ये एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट के सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लाइट के इंसिडेंट होने से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो पहला कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन के पास वेव नेचर है। तो अगर वेव नेचर होगा तो जब तक वेव आती रहेगी वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता रहेगा। यानी अगर मैं यहां पर एक वेव डालूं, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, चूंकि ये एनर्जी कंटिन्यूसली कंटेन करता, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तब भी धीरे धीरे वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी इंपार्ट करता जाता, ये इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करता जाता, और एक टाइम ऐसा आता जब इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट हो जाना चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्टेन हुआ, एक्सपेरिमेंटली हमें यह ऑब्टेन होता है कि चाहे मैं कितने भी इंटेंसिटी की लाइट डाल दूं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा पाएगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब ये पार्टिकल नेचर से कैसे जस्टिफाई होगा, तो इसको भी देखते हैं कि सेम मेटल सेम इलेक्ट्रॉन। कंडीशन नंबर 1, जिसमें हमने लो फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली और हमने यहां पर क्या इसे एज्यूम किया हुआ है कि ये एक पैकेट है और एक पैकेट की एनर्जी जो है वो इसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जिसको हम लोग प्लैंक में हम लोग लिखते भी हैं E = h/ν। तो अगर मैं एक फोटोन ले लूं, एक पार्टिकल ले लूं, एक पैकेट ले लूं उस लाइट का, तो वो आएगा, उस पैकेट को मैं लाइट कलर से इस तरीके से दिखा देता हूं, ये आएगा, ये इसको हिट करेगा। अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तब तो इसे यहां से इजेक्ट करवा देगा, और अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट नहीं करवा पाएगा। यानी हमें यहां से डायरेक्टली निकल के आ जाता है कि फॉर न्यू ग्रेटर देन सम वैल्यू न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम वैल्यू जहां पर ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाएगा। यानी फॉर म्यू ग्रेटर देन μ0 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, अदरवाइज
नॉट इजेक्टेड। यानी अगर मैं रेडिएशन को पार्टिकल मान लेता हूं तो पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से ये सफिशिएंट एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है तो वो एक बार में इजेक्ट हो जाता है, और अगर इस पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट नहीं करवाता है। जबकि अगर मैं उसे वेव मानता तो चाहे इस वेव के पास कितना भी कम फ्रीक्वेंसी हो वो कंटिन्यूअसली यहां से एनर्जी इसको इंपार्ट करते चला जाता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आता जब यहां से इजेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, ये जो ग्राफ्स हमारे निकल के आती हैं, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर पाता है। ये बात तो हुई फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ की। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी वाले ग्राफ से कैसे ये जस्टिफाई होता है। तो इंटेंसिटी को यहां पर बताया गया है नंबर ऑफ फोटोन से। अगर फोटोन्स ज्यादा होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर फोटोन्स कम होंगे तो इंटेंसिटी कम है। तो ऐसा देखिए, मान लीजिए कि जो फोटोन्स हैं उसके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इजेक्ट कराने लायक है, और इजेक्ट कराने लायक अगर इसके पास है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होंगे, यानी उतनी ज्यादा फोटो करंट होगी। इस वजह से इंटेंसिटी और फोटो करंट जो है इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन था, जो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन के आया था। तो इन द नटशेल इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तभी एक्सप्लेन किया जा सकता था अगर हम रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एज्यूम करते हैं, अदरवाइज इसे एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था। तो ये इस वीडियो का पर्पस था कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेवलपमेंट हुआ था, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और कैसे इन एक्सपेरिमेंट से हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसके बारे में प्लैंक ने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, बहुत सॉलिड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं निकल के आ रहा था। तो यहां से ये चीज निकल के आती है और इसे एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग इसके जितने भी डेवलपमेंटल बैकग्राउंड हैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशंस ले सकें, जो कि एक जगह कंसोलिडेट करके बहुत कम ही मिल पाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।